गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल फ़िलासफ़ी की क्लास में हम हमारा पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं। इसमें हम हमारे फर्स्ट यूनिट के फ़िलासफ़र जी.ई. मूर को पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने ये देखा था कि जी.ई. मूर अपने सहज बुद्धि के दर्शन में सहज बुद्धि के समर्थन में कुछ तर्क हमारे सामने रखते हैं। और हमने ये भी देखा था कि मूर एक वस्तुवादी दार्शनिक है, एक वास्तववादी दार्शनिक है। मूर का जो समय था उस समय हेगल का दर्शन, और हेगल बड़े महत्वपूर्ण दार्शनिक माने गए थे और उनका दर्शन प्रत्ययवादी दर्शन था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से वो दौर प्रत्ययवादी दार्शनिकों का दौर था। फिर ब्रैडले भी उसी परंपरा के दार्शनिक थे, लेकिन मूर ने उनके समांतर, या हम कह सकते हैं उनके विरोध में, प्रत्ययवादियों के प्रत्ययवादी दर्शन के विरोध में अपना सहज बुद्धि का दर्शन रखा। जहाँ उन्हें लगा कि सहज बुद्धि का समर्थन करने मात्र से काम नहीं चलेगा। ये ज़रूरी है कि प्रत्ययवाद का खंडन भी किया जाए। उन्हें लगा कि प्रत्ययवाद में अगर कोई कमी है तो हमें उसे दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए, या प्रत्ययवाद की जो कमियां हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाएं तो प्रत्ययवाद का खंडन अपने आप हो जाए। तो रेफुटेशन ऑफ आइडियलिज्म नाम से एक आर्टिकल मूर ने लिखा था जो उस समय बहुत फेमस हुआ था, और उसमें उसने आइडियलिज्म का खंडन किया। मूर ने आइडियलिज्म का खंडन किया, तो ऐसा नहीं है कि हर प्रत्ययवादी का खंडन किया, क्योंकि प्रत्ययवादी बहुत सारे थे पश्चिमी दर्शन में। न केवल उसके समकालीन हेगल और ब्रैडले ही नहीं थे, उससे पहले भी बहुत प्रत्ययवादी हुए थे। तो मूर संपूर्ण प्रत्ययवादियों का खंडन करने के बजाय बर्कले का एक स्टेटमेंट है, उसे प्रत्ययवाद का प्रतिनिधि मानते हुए उस स्टेटमेंट का खंडन करता है। बर्कले का स्टेटमेंट था सत्ता दृश्यता है, या सत्ता ही दृश्यता है। मतलब जो मुझे अनुभव में आएगा मैं उसी की सत्ता मानूंगा। अगर मुझे केवल संवेदनों का या विचारों का अनुभव होता है तो मैं उन्हीं की सत्ता को स्वीकार करूंगा। इसी स्टेटमेंट में एक बात और छिपी हुई है कि जो ज्ञेय वस्तु है जिसे हम जानते हैं, वो वस्तु ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं होती। ज्ञेय वस्तु की सत्ता ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है। इसे एक बात इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि ज्ञाता में और ज्ञेय में एक आंतरिक संबंध पाया जाता है। ज्ञेय वस्तु अपनी सत्ता के लिए ज्ञाता पर निर्भर है। अब मूर कहता है कि बर्कले के इस स्टेटमेंट में दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक तार्किक दृष्टिकोण से हम इसको समझ सकते हैं, ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण से हम इसको समझ सकते हैं। तार्किक दृष्टि से अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम इस स्टेटमेंट का विश्लेषण करेंगे, इसके एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम ज्ञान मीमांसा युक्ति से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ज्ञान मीमांसा दृष्टि से, तब हम ये देखेंगे कि वो प्रक्रिया कौन सी है जिसके माध्यम से हमें ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से हम ज्ञेय वस्तु के विषय में कुछ भी जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी तार्किक दृष्टिकोण से देख लेते हैं कि कैसी तार्किक युक्ति को उसने इस्तेमाल किया सत्ता दृश्यता है इस कथन के लिए। तो वो ये कहता है कि देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कांट का जो ज्ञान की परिभाषा थी वो थोड़ी सी रिकॉल कराती हूँ, क्योंकि जब वो तीन तरीके से बताने की कोशिश करेगा सत्ता दृश्यता है को तार्किक दृष्टि किससे भी जब वो देखेगा तो तीन तरीके के संबंध वो इस युक्ति में देखने की कोशिश करेगा। तो उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि सत्ता दृश्यता है, इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें हमारे पास है। तो इसमें एक तो सत्ता है, शब्द है, ये उद्देश्य है। एक दृश्यता है, ये विधेय है, और जो है ये संयोजक है। जो है वो सत्ता और दृश्यता को जोड़ता है। संयोजक का कार्य जोड़ने का होता है। सत्ता इसमें उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब होता है सब्जेक्ट, जो जिसके बारे में कोई बात की जाती है। जैसे दृश्यता जो है वो सत्ता के बारे में किसी गुण की बात कर रही है। ठीक है। दूसरा, जब हम बात करते हैं दृश्यता की, तो दृश्यता विधेय है, प्रिडिकेट है, ये एक गुण है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है। जैसे और किसी सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, जैसे गुलाब लाल है, तो यहाँ पर गुलाब सब्जेक्ट है, मतलब उद्देश्य है,
और जो लाल है वो विधेय है, जो गुलाब के बारे में हमें कोई जानकारी देता है। तो उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाती है और विधेय जिसके बारे में जो बात की जाती है, मतलब उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है। ये एक स्टेटमेंट हमारे सामने है। अब जो प्रत्ययवादी हैं वो ये कहते हैं कि सत्ता दृश्यता है इस स्टेटमेंट से हमें नवीन जानकारी भी मिल जाती है। तो ये संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति हो गई। संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति में जो विधेय होता है वो उद्देश्य के बारे में कोई नई बात बताता है। जैसे जो लाल है वो गुलाब के बारे में कोई नई बात बता रहा है। हो सकता है गुलाब पीला है, अगर हम ये भी कहते तो सिर्फ गुलाब से हमें नहीं पता चलता कि आगे कौन सी बात उसके बारे में बताई जा रही है। तो संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति में ऐसा होता है कि जो विधेय होता है वो उद्देश्य के बारे में कोई नई जानकारी देता है, जबकि विश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति में ये होता है कि जो विधेय होता है वो उद्देश्य के बारे में कुछ नवीन बात नहीं कहता, पहले से ही विधेय में वो चीज निहित होती है। जैसे मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अब मनुष्य में ये निहित है कि वो मनुष्य होगा तो विवेकशील होगा, तो विवेकशील होना उसके बारे में किसी नवीन जानकारी को नहीं देता, तो उसे हम विश्लेषणात्मक कथन कह सकते हैं। अब हम आते हैं कि वो सत्ता और दृश्यता, मतलब उद्देश्य और विधेय में वो कौन से 3 संबंध हैं जिसके आधार पर मूर ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो प्रतिज्ञप्ति है इससे हमें नवीन अनिवार्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता, सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहले वो कहता है कि उद्देश्य और विधेय में अगर हम पूर्ण तादात्म्य का संबंध स्वीकार करें, मतलब दोनों एक ही चीज है, मतलब गुण की दृष्टि से सत्ता और दृश्यता एक ही चीज है, अगर हम इसको स्वीकार करते हैं, मूर कहता है। तो बोले अगर हम ऐसा स्वीकार करेंगे तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है। या तो हम इसे परिभाषा माने कि जब उद्देश्य और विधेय में एकता होती है या वो एक ही माने जाते हैं या उनमें पूर्ण तादात्म्य का संबंध होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों के बारे में या तो परिभाषा का है कि परिभाषा में ऐसा होता है या फिर पुनर्कथन में होता है। परिभाषा में तो ऐसा होता है कि जो उद्देश्य होता है वो विधेय के बारे में या उद्देश्य के बारे में कोई नई बात नहीं बताता। जैसे मनुष्य विवेकशील प्राणी है, ये मनुष्य की डेफिनेशन है, तो यहाँ पर मनुष्य में ही छिपा हुआ है कि वो विवेकशील प्राणी है, तो हम इसे संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमें कोई मनुष्य के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा तो फिर यही हो जाएगा, सत्ता दृश्यता है जब हम कहते हैं तो दृश्यता सत्ता के बारे में हमें कोई नई जानकारी नहीं देता। इसके अलावा जब ये एक पुनर्कथन भी हो सकता है, अगर पूर्ण तादात्म्य माने, मतलब सत्ता दृश्यता की जगह मैं ये कह दूं कि सत्ता सत्ता है या दृश्यता दृश्यता है, क्योंकि सत्ता बराबर दृश्यता और दृश्यता बराबर सत्ता। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब अगर ऐसा कहेंगे तो वो एक टोटोलॉजी हो जाएगी, जिसे पुनर्कथन कहते हैं, जिसमें उद्देश्य और विधेय एक ही होते हैं, कोई नई बात नहीं होती। जैसे लाल लाल है, आम आम है, बजाय ये कहने के कि आम मीठा है, कि बजाय हम कह देते हैं आम आम है। तो ये पूर्ण तादात्म्य का मतलब उद्देश्य और विधेय एक है, उनमें कोई फर्क नहीं है। अगर हम ऐसा स्वीकार करते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है, अगर हम ऐसा स्वीकार कर लें तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें इस कथन से कोई नवीन जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, अगर हम अपूर्ण तादात्म्य का संबंध स्वीकार करते हैं, मतलब जो विधेय है वो उद्देश्य के बारे में कुछ जानकारी तो देता है लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं देता। जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है जिसमें ये लिखा है कि ए बी है। इसे मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। जब हम ये लिखते हैं, जैसे कोई स्टेटमेंट है कि ए बी है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आपके सामने है, ठीक है, कि ए बी है, ठीक है। तो यहां पर ये जो बी है, ये जो आप देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बी ए बी का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन इसे हम कहेंगे उद्देश्य, इसे हम कहेंगे विधेय। तो ये जो विधेय है वो उद्देश्य के बारे में कुछ जानकारी तो दे रहा है, लेकिन जो उद्देश्य है वो विधेय से ज्यादा है, मतलब उसके अंदर ए बी है। जब हम ये कहते हैं तो इसके अंदर ये छिपा हुआ होता है कि जो सत्ता है वो दृश्यता से बड़ी चीज है, मतलब सत्ता दृश्यता है, मतलब दृश्यता सत्ता के बारे में हमें कुछ जानकारी तो दे रहा है लेकिन पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। जो सत्ता है वो दृश्यता से भी बड़ी कोई चीज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूं जैसे कि कॉलेज सोमवार से खुलेंगे, लेकिन
इतना सा स्टेटमेंट कह देने से मुझे कॉलेज के बारे में सारी जानकारी नहीं मिलती। कॉलेज में किस तरीके से जाना होगा, कौन सी सावधानियां रखनी होंगी, चूंकि अभी कोविड का टाइम है। तो कहने का मतलब उनमें संबंध तो है लेकिन एक अधूरा संबंध है। ठीक है, कॉलेज खुलेंगे ये बात बताना, कॉलेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं, लेकिन कॉलेज का कौन सा रूप आपके सामने होगा, टीचर्स कैसे बिहेव करेंगे, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, कौन कौन से प्रिकॉशन यूज करने होंगे, ये एक अलग तरीके की बात हो गई। ठीक है, तीसरा संबंध जो है वो उनमें अनिवार्य संबंध माना जाता है, जो ये कहता है कि इन दोनों के बीच में पूर्ण तादात्म्य का संबंध नहीं है, अपूर्ण तादात्म्य का संबंध भी नहीं है, लेकिन वो दोनों अनिवार्य रूप से साथ साथ पाए जाते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो अगर हम ऐसा स्वीकार करें तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ये विश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति है, तो फिर हमें इसके बारे में नवीन जानकारी नहीं मिलती। लेकिन प्रत्ययवादी ये कहते हैं कि नहीं, इसके बारे में हमें नवीन जानकारी भी मिलती है, क्योंकि दोनों साथ साथ तो पाए जाते हैं, लेकिन जो विधेय है वो उद्देश्य के बारे में पूरी बात नहीं कहता। और विश्लेषणात्मक इसलिए हो गया क्योंकि हम इसके विरोधी वाक्य को स्वीकार नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि अगर आप इसको विश्लेषणात्मक स्वीकार करेंगे तो ये संश्लेषणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि एक कथन एक साथ न संश्लेषणात्मक हो सकता है न विश्लेषणात्मक हो सकता है। दोनों एक तरीके से हम इसको एक साथ स्वीकार नहीं कर सकते। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सत्ता दृश्यता है, इसकी जो तार्किक युक्ति मूर ने देने की कोशिश की, वहां पर वो ये खंडन करता है कि ये युक्ति न संश्लेषणात्मक युक्ति है न विश्लेषणात्मक युक्ति है। ये पर्याप्त युक्ति नहीं है ये बताने के लिए कि प्रत्ययवाद हमें कोई ऐसा ज्ञान देता है जो अनिवार्य होता है, प्रत्ययवाद का दर्शन हमें ऐसा ज्ञान देता है जो नवीन ज्ञान देता है, या वो केवल ऐसी बात कहता है जो तार्किक रूप से विसंगत भी होती है और हमारे व्यवहारिक जीवन से और हमारी तार्किक बुद्धि से कटी हुई भी होती है। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे, हालांकि आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई होगी, क्योंकि प्रत्ययवाद का जो खंडन है जो मूर ने समझाया था वो थोड़ा सा जटिल है। तो अगर हम क्लास में मिलेंगे जैसे अगले हफ्ते से, तो मैं इसे फिर से पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगी एक बार फिर से। अगली क्लास में उम्मीद है अब हम वीडियो में ना मिलके सीधे क्लास में ही मिलेंगे, तो तब हम इस रेफुटेशन ऑफ आइडियलिज्म को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, और इसका जो दूसरा भाग है ज्ञान मीमांसा युक्ति, इसके माध्यम से हम किसको समझने की कोशिश करेंगे, प्रत्ययवाद के खंडन को। थैंक्स।